जली देने व उनके विचारों तथा कर्तव्य का स्मरण करने को एकत्रित हुए हैं। नाना जी की स्मृति में एक नियमित व्याख्यान माला हो, ऐसा सभी का मत है, ताकि वे काम जो हमारे लिए काम छोड़ गए हैं, जो दिखा गए हैं, उनका अनुसरण करने के लिए हमें अन्य विद्वानों, चिंतकों तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन मिल सके। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें देश के 2 वरिष्ठ चिंतकों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप हैं आज के मुख्य वक्ता श्री के.एन. गोविंदाचार्य व कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री जसवंत सिंह जी। मैं दोनों अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। कैमरा उधर करो। ये एंड टाइम पे कभी चलता नहीं है कैमरा। मैं अपने सहयोगी श्री प्रभात जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आकर माल्यार्पण द्वारा श्री जसवंत सिंह जी का स्वागत करें। संस्थान के कार्यकर्ता श्री राकेश उत्तर जी माननीय गोविंद जी का स्वागत करें। नाना जी का सबसे अधिक जोर स्वावलंबन पर रहता था, यानी सेल्फ रिलायंस। उनका मत था कि स्वावलंबन के जरिए ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। समाज स्वावलंबी होगा तभी स्वाभिमानी हो सकता है और देश को समृद्ध व शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन आजादी के बाद में देखने में आया कि अंग्रेजों ने हमें परावलंबी बनाने की जो नीति बनाई थी, आज भी वह उतनी ही ताकत से, शायद उससे भी अधिक आग्रह के साथ जारी है। केंद्र व राज्य सरकारों में होड़ लगी हुई है कि कौन समाज को अपने ऊपर आश्रित बना सकता है। विकास योजनाओं के नाम पर व्यक्तियों के लिए कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। समाज के निर्धन वर्ग को काम धंधे के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा और उसके लिए योजनाएं बनाने की बजाय उन्हें सीधा सीधा पैसा देने के लिए होड़ लगी हुई है। पैसा दो और वोट बटोरो। एक पार्टी कामयाब हुई तो दूसरी पार्टी भी उसी रास्ते पर चलने में, उसी दौड़ में शामिल हो जाती है। लेकिन क्या विकास का यही सही रास्ता है? इस गंभीर और उलझे विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं हम सबके जाने पहचाने श्री के.एन. गोविंदाचार्य, प्रख्यात चिंतक, विचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता और अब सामाजिक कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि गोविंद जी को इससे अधिक परिचय की आवश्यकता भी नहीं। सिर्फ इतना जोड़ना जरूरी समझता हूँ कि इन दिनों राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से देश में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में व्यस्त हैं। हाल ही में कर्नाटक में गुलबर्गा में भारत विकास संगम के मंच तले लगभग 10 लाख लोगों को भारतीय संदर्भ में विकास का मार्ग क्या हो, इस बात से जोड़ने का एक विशाल व अनूठा सफल कार्यक्रम आपके सानिध्य में, मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री जसवंत सिंह जी भी हम सबके अपने ही वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। गंभीर, मुक्त चिंतक व नीति निर्धारक। आप देश के विदेश व वित्त मंत्री जैसे वरिष्ठ पदों को सुशोभित कर चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए आपको इन विकास व कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रत्यक्ष अनुभव आया। आपका नाना जी के साथ भी एक लंबा संबंध रहा। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपके विचारों का भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आज के मुख्य वक्ता श्री गोविंदाचार्य जी को। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
आदरणीय नानाजी देशमुख जी की पुण्य स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथी, बात चली विकास की, फिर विषय है स्वावलंबन, फिर उसकी भी प्रासंगिकता, मतलब आज के कुछ खास तकाजे हों। इतने पहलुओं का हम कुछ समय लगाकर विचार करें। अभी की विचार गोष्ठी के विषय से यही अभिप्रेत है। तो आजकल जो धूम चल रही है, कोई कहता है देश बहुत विकसित हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत सी बातें कही जाती हैं। उसको हम सही क्या माने, गलत क्या माने, उसका आधार क्या हो? तो लोक का प्रचलित मान्यता है, कोई कहता है जीडीपी, कोई कहता है ग्रोथ रेट, लेकिन ये अवधारणाएं ही कितनी सही होंगी, कितनी उचित होंगी? क्योंकि ग्रोथ तो और या जीडीपी के बढ़ाव में तो एक वैल्यू न्यूट्रलिटी होगी। खूब चिकनगुनिया बढ़ गया तो डॉक्टरों की फीस खूब हुई, अस्पतालों की आमदनी बढ़ गई, दवाइयों की खपत, दवाई कंपनियों की भी आमदनी बढ़ गई, नए अस्पताल बने तो और ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, तो इन सब से तो जीडीपी ही बढ़ा। तो क्या ये सारा निष्कर्ष उचित रहेगा कि जितना चिकनगुनिया उतना विकास? ये अति सरलीकरण होगा। उसी ग्रोथ रेट भी, इसका इवैल्यूएशन का और भी कुछ होना है क्या? जैसे हमने 5 किलो पालक एक्सपोर्ट किया, यहां के बाजार में तो हमको शायद 50 रुपया मिलता, एक्सपोर्ट किया हमको तो रुपया मिला 200, हम समझे हमको तो बहुत मिल गया। और पालक का वहां क्या उपयोग? वो है हरा रंग निकालने में, तो हरा रंग निकालने पे हुआ, और पालक जो यहां बना कितना पानी खपा? और 1 किलो में 20 लीटर पानी, तो हमने जो बेचा 100 लीटर पानी में तो भेज दिया, और 100 लीटर पानी भी भेजा, और जो मिनरल्स और मेटल्स थे जिस आधार पर उस उत्पाद में हरा रंग चढ़ा, उसका क्या हुआ? तो हम अगर ऐसे ही 10 रुपए में बेचते हैं, आप उस पानी की कीमत ले लीजिए, तो 2 रुपए में लीटर रहा तो 200 रुपया हुआ। अगर आप 250 रुपए में बेचते तो शायद कम से कम व्यापारिक दृष्टि से तो उचित माना जाए। ऐसे इतने पहलू हैं जिस पर हम विचार करें। फिर हम कैसे इसको, ग्रोथ रेट को कैसे और जीडीपी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? जब कृषि क्षेत्र है उसका कहेंगे कि भैया हमारा तो 16% ही हिस्सेदारी है, लेकिन आदमी कितने निर्भर है? 65%। तो फिर जो मानो बाकी दृष्टि से ग्रोथ रेट बढ़ गया सर्विसेज सेक्टर का, तो उससे क्या हम सही विकास की बात सोच सकते हैं? तो जब विकास की ही बात करें तो पैमाना क्या हो? बहुत चला, पर कैपिटा इनकम का पहले चला, फिर कैलोरी कंजम्पशन चला, एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट का विचार किया गया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही गई, भूटान के महाराज हैप्पीनेस इंडेक्स की बात को उठा रहे थे। तो विकास के पैमाने में हैप्पीनेस इंडेक्स को तो अभी तक क्वांटिफाई नहीं किया जा सका। कंप्यूट करें सेवरल फैक्टर्स को, उसको उतना यूनिट मार्किंग दें, वो व्यवस्था तो अभी बनी नहीं। तो विकास एक स्वयं इतना अनडिफाइंड है, एमॉर्फस है, वेग है, हेजी है, उसमें से जो आदमी जो अर्थ लेना चाहे वो अर्थ ले सकता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के हैसियत के अगर 2 लोग हो गए तो भारत दुगुना विकसित कर गया, ऐसा माने ये कितना सही होगा? क्योंकि वही 77% 20 रुपए से कम पर जीने को मजबूर हो जाए तो उसको क्या गिनेंगे आप? ये सारे सवाल मैं आपके सामने
ऐसे ही विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं। आप भी सोचिए कि विकास किसको, फिर विकास हम किसको कहें? क्या शांति, सौहार्द, सौमनस्य, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, इन सब बातों का भी कहीं दखल होगा? या शुष्क भौतिक सुख की वस्तुओं के संग्रह की संभावना या स्थितियां, यही विकास को परिभाषित करेंगे? अगर सुख को हम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के स्तर पर लेते हैं तो केवल शरीर के सुख और उसके लिए सुविधा संग्रह को ही हम विकास मान ले, ये तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड, एकांगी कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए तब ये आएगा जैसे आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, कि महाबेईमान, चोर। तो पढ़ा लिखा होना उस चोरी की गुणवत्ता को या मात्रा को बढ़ा ही तो देगा, अधिक चालाक बना देगा। प्रेरणा सही नहीं तो वही बुद्धिमत्ता तो चालाकी और धूर्तता होती है। इसी प्रकार हम विकास को भी देखें तो उसके अंतर्बाह्य स्वरूप को हमें देखना पड़ेगा। जीवन के लिए समाधान और शरीर के लिए सुविधा संग्रह, एक के लिए नहीं, सबके लिए। ये जो संतुलन होगा, इसी को प्रकारांतर से कहा जाता है जीवन के लिए सुविधा संग्रह यानी समृद्धि, और जीवन के लिए समाधान मतलब संस्कृति। तो संस्कृति और समृद्धि का ठीक मेल बैठना, संतुलन होना, गुथा हुआ होना, यही विकास के लिए एक अनुकूल सोचने की दिशा होगी। नहीं तो विकास सबसे ज्यादा तो फिर रावण की लंका में ही हुआ था। लंका तो सोने से ही जड़ी हुई थी। तो क्या लेकिन हम लंका को वरेण्य मान सकते हैं? क्या उसे आदर्श मानते हैं? नहीं। केवल संस्कृति का द्योतक सुदामा, फिर भारत में वो भी ग्राह्य नहीं हुआ। दारिद्र्य, ये कोई, इसको तो अभिशाप माना जाएगा, इसका स्वागत ही क्यों हो? तो केवल संस्कृति यानी सुदामा और केवल समृद्धि यानी लंका, दोनों का ठीक संतुलन यानी अयोध्या। वहां भी राजपथ के किनारे हीरे जवाहरात जड़े थे दरवाजों पर, लेकिन बात वहां से और ऊपर उठकर सब्लाइम होकर, तो सब्लिमेट होकर अभौतिक क्षेत्रों में सुख प्राप्ति की स्थितियां, वो जैसे ही आप अभौतिक क्षेत्र में घुसेंगे तो संस्कृति का दायरा वहां से शुरू हो जाता है। तो संस्कृति क्या? तो सामान्यतः तो प्रकृति है। प्रकृति से गलत व्यवहार होना यानी विकृति है। प्रकृति का संपोषण है तो संस्कृति है। खाना प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है, बांट कर खाना संस्कृति है। तो संस्कृति का भी हम ये दायरा अगर लेते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी इसी का पोषक अगर व्यवस्था का हिसाब बैठे तब तो हम उसको विकास कहें। अगर चोरी ही बढ़ जाए, अपराध ही बढ़ जाए, नारी के प्रति सम्मान ही न रहे, केवल भोग्या ही उसको मान लिया जाए, हर चीज बाजार में बिकने वाली वस्तु के नाते से ही दृष्टि और व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था और साथ में जीवन दृष्टि भी वही बन जाए, तो उसे विकृति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो भौतिक दृष्टि से बहुत साधन संपन्न होने के बाद भी अगर संस्कृति की दृष्टि से वो अधम और अधमाधम होता चला जाए तो वो मानव का समाज या वो हिस्सा दुनिया का उसको विकसित हम मान लें तो ये तो हमारी नादानी होगी। इसलिए विकास के संदर्भ में जब देखें तो आंतरिक और बाहरी, आंतरिक क्षेत्र में समृद्धि, बाहरी क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में संस्कृति, बाहरी क्षेत्र में समृद्धि, इसका ठीक संतुलन बैठना चाहिए। तभी मनुष्य सुखी, तभी समाज सुखी। और अगर ये होना है तो मनुष्य को संस्कृति की दृष्टि से सोचते समय में आगे का जीवन मंत्र बनता है, सामान्य स्थिति में तो जियो और जीने दो लोग कहते हैं,
लेकिन सामान्य स्थितियों में भी मात से न्याय का ही एक प्रकारांतर बन जाता है कई बार, जियो और जीने दो। बड़ी मछली है, मुंह बाए जा रही है समुद्र में, छोटी छोटी मछलियों का झुंड को देख करके छोटी छोटी मछलियां उसके मुंह में घुसती जा रही, कुछ मछलियां अगल बगल से भागती जा रही। तो जियो और जीने दो बड़ी मछली बाकी अगल बगल की छोटी मछलियों को इसलिए जाने दे रही है कि उसे कल भी खाना है। तो कल भी खाना है, इस इच्छा से बाकी लोग भी बचे रहे। तो वही तो हुआ कि मजदूरों को उतना खाने को दो कि वो कल भी काम कर सके, लेकिन इतना न खाने को दो कि वो बगावत कर जाए। तो इस रूप में हम अगर देखें तो मनुष्य के नाते से, सुसंस्कृत मनुष्य के नाते से, जब जीवन का मंत्र व्यक्ति का और समाज का, समाज के स्तर पर यही मंत्र जीवन मूल्य बन जाते हैं। तो समाज के जीवन मूल्य, समाज के जीवन आदर्श, और ये तब होता है जब समाज का और व्यक्ति का दोनों का जीवन लक्ष्य केवल भौतिक एकाधिपत्य नहीं रह जाता। सब कुछ मेरे लिए सर्वंकषता जब जीवन का आधार नहीं रह जाती, तभी वो समाज सुसंस्कृत होने की दिशा में आगे बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। और तब फिर विकास की सांगोपांग कल्पना में व्यक्ति और समाज दोनों का ध्येय वाक्य यह बन जाने की जरूरत जान पड़ती है कि जियो और जीने दो नहीं, उससे आगे जीने दो तब जियो। तो जीने दो तब जियो जब मंत्र बनता है, तब उसमें से दधीची पैदा होते हैं जो लोक के समग्र कल्याण के लिए अपना अस्थिदान करते हैं। तब शिवी पैदा होते हैं जो बोल पाते हैं, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। कबूतर की प्राण रक्षा के लिए खुद को तराजू पर बिठा लेते हैं शिवी। तब राम होते हैं जो कहते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानाम मुंचतो नास्ति में व्यथा। तब वो अपने आधे व्यक्तित्व को खोया हुआ राम, घायल लहूलुहान मन से 16,000 साल अयोध्या वासियों के लिए प्रजारंजन का काम करने में ही जीवन की सार्थकता अनुभव करता है और परिणाम अयोध्या को प्राप्त होता है। वो नाम अयोध्या, युद्ध नहीं होता वहां, अपने में अंदर भी युद्ध नहीं होता। इसलिए राम अपने साथ अयोध्या वासियों को भी ले जाते हैं उस पार उस मंजिल तक जहां जाने की लक्ष्य से ही मनुष्य जन्म लेता है। और ये सब हम जब देखते हैं तो उनके ही पूर्वज दिलीप ख्याल में आते हैं जो गाय की प्राण रक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं खुद के जीवन की तुलना में। तब रंतिदेव पैदा हो पाते हैं जो अपने द्वार पर आए भिक्षुक परिवार को अकाल की भीषण स्थिति में अपने लिए, परिवार के लिए बचाए हुए आखिरी कौर को दे डालते हैं उस भिक्षुक को। उनकी जान चली जाती है, भिक्षुक की जान बच जाती है। इसलिए जब हम विकास की बात सोचते हैं तो उसका अधिष्ठान क्या हो, तो ये अधिष्ठान बनता है। और तब सवाल आता है ये हो कैसे, कैसे हो, उसका रास्ता क्या हो। लक्ष्य अगर ये सब सांगोपांग विचार एक बार कर लिया तो फिर हम जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं वो है स्वावलंबन। तो स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर। तो किसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो शायद आयोजकों का वो टारगेट है देश, राष्ट्र, भारत। और भारत के अपने हिसाब से क्या होगा ये भी समझने की जरूरत आ पड़ेगी। तो फिर क्या भारत केवल भूभाग है, 2% ऑफ द लैंड मास, या भारत केवल 650 करोड़ में 110 करोड़ आबादी भर है? सभी तो मनुष्य है, सभी तो भूभागी है। ऐसा सरलीकरण कई बार अपने दिल दिमाग में अपने को संभ्रमित कर जाता है। जैसे सभी तो मनुष्य है, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर।
लेकिन ऐसा पूर्ण ये विवरण नहीं हुआ, ये पूरा सत्य नहीं है। सत्य होने के बाद भी इसमें हर एक एक विशिष्ट है, हर एक अनोखा है। कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ईमानदार है, कोई उतना ईमानदार नहीं है, अलग अलग है। उसी तरह से जब हम दुनिया को भी देखेंगे और उसमें अलग अलग भूभागों को भी देखेंगे, तब उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। स्व अवलंबन की बात कही तो वो स्व क्या है, उस स्व को समझने के लिए तब आश्रय लेना पड़ता है भूगोल का और इतिहास का। पहचान तो उसी से बनेगी। तो सरहद, समाज और संस्कृति तीनों मिलाकर उस भूभाग में रह रहे जन की विशिष्ट पहचान और उसके कारण उसका उद्दिष्ट, द रैशनल फॉर द एक्जिस्टेंस, ये उसमें से ही उद्भूत होती है। और ये भी कैसे बनता है? जितना पृथ्वी पर अलग अलग हिस्से पर सूर्य के साथ की दूरी और प्रकाश, इससे निर्धारित होता है वो भूगोल, इससे निर्धारित होता है ऊष्मा और नमी का एक सम्मिश्रण। ऊष्मा और नमी के सम्मिश्रण से और उस भूभाग के ऊंचाई और बाकी बातों से वहां की कृषि और उपज भी तय होगी। फिर वहां फ्लोरा और फौना भी बनेगी। तो दुबई में कुछ हजार भी नहीं है जीव जंतु, कीट पतंग और वनस्पतियां। इंग्लैंड में 3000 किस्म की वनस्पतियां होंगी और 6000 किस्म के जीव जंतु, कीट पतंग होंगे। भारत में 39,000 वनस्पतियां और 85,000 जीव जंतु, कीट पतंग होंगे। जबकि 2% ऑफ द लैंड मास है, having 16% ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहां गेहूं उगाएं तो 110 दिन में पके, इंग्लैंड में उगाएं तो 7 महीना लगे। ये सारा अलग अलग जब होगा तो उस भूखंड के लोगों के मानस के भी गढ़ने में इन बातों का परिणाम होगा। जैसे हिमालय से लिखा पहाड़ ऊंचा और कहीं नहीं भारत में है। वर्षा काल का देखेंगे 100 दिन पानी पड़ता है, 100 दिन में भी 100 घंटे पानी पड़ता है। तो यहाँ पानी की किल्लत होगी। इंग्लैंड में 10.5 महीना बादल, बरसात, बर्फ अगर रहेगा, वहां पानी की आधिक्य की समस्या होगी, नमी होगी, डैम्पनेस होगा, सर्दी होगी। ये सारा वहां का प्रभाव होगा। या और कहीं स्थित होंगे तो सुबह 4:30-5 बजे सूरज आ जाएगा, गर्मी के दिन में रात 10:30 तक टिका रहेगा जर्मनी में। भारत में ऐसा नहीं होगा, जाड़े गर्मी में 2 घंटे का अंतर पड़ेगा। उसके कारण वहां के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, ये वहां की सुगंध लिए हुए ही रहेंगे। और ऐसे विविधता पूर्ण स्थितियों की मिलाकर दुनिया एक रंगीन बगीचे का रूप लेती है। और उसको अगर सूत्र में बांधकर एक दिव्यता की ओर ले जाएं तो वही है अयोनिजः परो वेत्ति गणना अनुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। और उसका आधार बनता है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। तब उसमें से ही एक बोध होता है कि हम ऐसे हैं तो दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तथा दुर्लभम। तब इसी में से जीवन लक्ष्य, जीवन आदर्श, जीवन मूल्य बनते चले जाते हैं। क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तब बनती है वो संस्कृति जिसको हम कहें कि ये स्वरूप है इसका भी संस्कृति, आधार है इसका सर्वात्मैक्य, प्रवृत्ति है इसकी त्याग। तो ये इस भूखंड के अंदर ये संस्कार बनते चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और जड़ चेतन के आपसी संबंधों को अगर हम समझें, जैसे शरीर और मन दोनों ही इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कि गुस्सा आया, आंखें लाल हुई, गुस्सा भाव है, आंखें लाल होना शरीर की स्थिति। वैसा ही होता है जड़ चेतन का सम्मिश्रण भी।
यहाँ के लोग ऐसे चलते चले गए, वही यहाँ के मिट्टी हवा पानी में भी घुलते गए। बाद में तो मिट्टी हवा पानी में भी वो तासीर देते गए जो इस देश की अपनी ट्रेट बन जाती है, उसका स्वभाव गुणधर्म बन जाता है। जैसे व्यक्तियों का कफवात पित्त सत्व रज तम की मिलाकर अलग अलग एक त्रिगुणात्मक प्रकृति बनती है, वैसे ही देशों की भी, समाजों की भी बन जाया करती है। इसमें से वो स्व होता है, इसमें से उन समाजों का अलग अलग स्थितियों के बारे में रेस्पॉन्स अलग अलग होता है। एक ही स्थितियों के बारे में भी रेस्पॉन्स अलग अलग होता है, उसका ये कारण होता है। इसलिए भारत जब जब समृद्ध और सुसंस्कृत दिशा में आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में भारत की भूमिका रही। इसलिए दुनिया के सभी हिस्सों में वैसा देखते हैं, विवरण बताने की जरूरत नहीं है। मेरा एक मित्र हंगेरी में घूम रहा था, वहां वही मिठाई खाया जिसको हम बुढ़िया के बाल कहते हैं, या हवा मिठाई कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में। वहां पर पूछा उससे, ये मिठाई का नाम क्या है? तो वो बोलता है वात सकरा। वात सकरा, हवा मिठाई। कहां कहां तक क्या क्या बातें पहुंची हुई हैं विगत 2000 वर्षों में, उसमें जरूर खंड हुआ है, खंडन हुआ है, उसमें विखंडन होता चला गया है। उसके पीछे भी कुछ तासीर के अनुरूप पाशवी दृष्टि, प्रवृत्ति और व्यवहारों का परिणाम पूरी दुनिया ने भोगा है, भोग रहे। तो इसके आधार पर अगर हम स्वावलंबन की बात सोचें तो स्व को पहले समझते हैं। अब जैसे सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय, तो स्वाभाविक है वहां के ग्लेशियरों से बहने वाली नदी सबसे अधिक ऊंचाई से बहती होगी दुनिया में। उन्हीं में एक नदी गंगा। यमुना ब्रह्मपुत्र के टेरेन अलग अलग हैं, कोर्स अलग अलग हैं, गंगा का एक विशेष है। जो गंगा का विशेष है वैसा ढलान युक्त वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस फ्लो के कारण उतनी वेलोसिटी लिया हुआ जल समूह और किसी नदी का नहीं है, भारत में ही नहीं दुनिया में भी। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन समाने की क्षमता भी गंगा मैया में जितनी है उतनी और किसी नदी में नहीं हो सकती। तो स्वाभाविक है बैक्टीरिया फॉस सरीखा पैदाइश गंगा जल में हो सकती है, बाकी में नहीं। और उस बैक्टीरिया की विशेषता है जल को प्रदूषित करने वाले जीवाणुओं से लड़कर खत्म करना और अपनी संख्या जल्दी जल्दी बहुगुणित करना, फास्ट मल्टीप्लिकेशन। इसलिए चम्मच भर गंगा जल बाल्टी भर को गंगा जल बना देता है। अभी दुनिया में तो नहीं होगा कहीं। इसलिए ये कहना कितना नादानी का सबूत है। अरे क्या बात है, तुम गंगा की बात करते हो, निर्मल और अविरल की बात करते हो, सभी जल तो एक ही है, सभी H2O ही है। और जैसा तुम्हारे मन में गंगा के बारे में है, रूस के लोगों के मन में वोल्गा के बारे में होगा, नील के बारे में मिस्र के लोगों का मन होगा। ये गलत है। ये असामान्य बात है कि गंगा श्वेत वर्णी है, यमुना नील वर्णी है। ये तो साफ कोई भी जाकर प्रयाग में संगम पर देख सकता है। ऐसा क्यों हुआ? गंगा के किनारे ही ज्ञान की साधना यमुना के किनारे क्यों नहीं हुई? यमुना ज्ञान की नदी क्यों नहीं बनी? वो तो प्रेम की नदी। गंगा ज्ञान की, नर्मदा वैराग्य की। तो नदियों, पहाड़ों, स्थान स्थान पर हर जगह ने अपनी अपनी एक पहचान, अपना अपना अनोखापन, लेकिन सब ही संश्लेषित, गुथे जुड़े, एकात्म। तो सर्वात्मय के जो हम देखते हैं, जो एक एक जड़ चेतन के अंदर देखते हैं, एक एक में एक एक सेल के अंदर जो देखते हैं, जितना नीचे देखें उतना, जितना बाहर देखें उतना, तो सर्वात्मय के यह पिंड तत् ब्रह्मांड की स्थिति का दर्शन अगर भारत के लोगों ने किया है तो कौन सी अचरज की बात है इसमें? यह कारण नहीं है कि विश्व में